हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की ली जाएगी, यानी बिल्कुल जीरो लेवल इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको पिछले के वीडियो में भी कुछ मिला था, जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैव। वैसे ही आज हम लोग टेंस की शुरुआत करने वाले हैं, ताकि उन चीज़ों को बेसिक जानने की ज़रूरत थी, ताकि उनका यूज अगर आए तो हम लोग आसानी से कर सकें। आज की क्लास में हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी, जो डाउन टू अर्थ है, जो आप लोग पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। टेंस मतलब समय या काल होता है, और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये सबको पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और अपने जीवन काल में इस तरह की 3 समय को बांटा गया है। जैसे आप लोग पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में ही लिखा जाए प्रेजेंट, पास्ट और फुटरे। नहीं जी नहीं, फुटरे नहीं, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह के टेंस हैं जो अलग अलग समय में मतलब बटे रहते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ कुछ समय पहले हो चुका है, यानी वो बीत चुका है, तो वो पास्ट टेंस है। जो अभी आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है, और अभी जो चल रहा है यानी हो रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में ये सब 4-4 भागों में बटे हुए यानी प्रेजेंट टेंस क्या है, इसमें वर्तमान समय में 4 हिस्से हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ऐसे ही पास्ट फ्यूचर का भी है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट का जो पहला भाग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वह वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड हैं वो क्रिया में आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि वह नेता है तो ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं। वह पपीता है, इसमें भी ता है आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं। तो इस चीज़ का आपको भली भांति ध्यान रखना है कि ता है, ती है, ते है जो भी आएंगे वो कहाँ होंगे, क्रिया के अंत में। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पहचान के रूप में, पहचान कि क्रिया में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी क्रिया होती है, क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे वर्ड आते हैं। तो ये आप पहचान सकते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य, जैसे कहा जाए कि वह स्कूल जाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होंगे। ये काफ़ी इजी है, बस छोटा सा ट्रिक है, उसको पढ़ना है और समझना है। तो इस तरह के वाक्यों में अगर ये पहचान हो गया, आप इसका फार्मूला देखें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, बहुत छोटा सा फार्मूला है, इतने जगह में भी हो जाएगा, यस प्लस V1 प्लस ओ, और लास्ट में फुल स्टॉप। यस क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी वह शब्द जिसे लिखे या बोलने पर एक के होने का बोध होता है, यानी वह कर्ता या वह कार्य करने वाला जिसको लिखने या बोलने पर केवल एक का बोध हो, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। यानी कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। और ये 2 तरह के होते हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। तो जिसको लिखने या पढ़ने पर एक का बोध होता है तो एक वचन कर्ता कहलाता है, जिसको लिखने या पढ़ने पर एक से अधिक के होने का बोध हो तो बहुवचन कर्ता कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गए। V1 क्या है, क्रिया का पहला फॉर्म। जैसे आप लोग V1, V2, V3 यानी प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल इसका पढ़ते हैं हम लोग। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रन, रैन, रन। तो हम लोग पहले फॉर्म को पढ़ना है, V1 को। फिर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म, यानी इसके कर्म में क्या लिखा है, यानी उस कर्ता के कर्म में क्या है वो होता है। तो ये छोटा सा फार्मूला। फिर इसको V1 के साथ एक छोटा सा रूल है, उसको याद रखिएगा। ये है कि नियम
यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगा रहे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अगर एक वचन करता होगा तो क्रिया में हमें एस या यस ऐड करेंगे। ठीक है, अगर बहुवचन हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। यस या यस कहाँ जोड़ा जाता है, यानी यस या यस कहाँ जोड़ा जाएगा, इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ा से समझ लीजिए कि अगर एक वचन करता है मतलब यहाँ पे कहाँ पे यस जोड़ेंगे, कहाँ पे ई एस जोड़ेंगे, तो इसके लिए कि ऐसे वर्ड जिसमें ओ, डबल ओ, सी एच, एस एच, एक्स आदि से अंत होता है, यानी वो समाप्त होता है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए यानी एस या एस जोड़ने की बात अगर आए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ते हैं। ध्यान रखिए एक बार से, ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, इससे अगर समाप्त होता है तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ेंगे, बाकी अन्य के साथ एस जोड़ेंगे। कुछ अपवादिक भी आते हैं, तो चलिए उसको अगले क्लास में देख लिया जाएगा। फिर ये नियम हम लोग समझ लिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, और नियम क्या है, यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। लिख चुके होंगे इसको, चलिए इसको हटा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोगों को पहला एग्जाम्पल देखना है। कहा जाए कि ऋतु खाना पकाती है या बनाती है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, हमें सबसे पहले करना ये है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। तो आप एक छोटा सा ध्यान दीजिए कि हिंदी के जो भी वाक्य होते हैं उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, उनका क्रम कुछ इस प्रकार होता है हिंदी वाले वाक्य के। लेकिन जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है हम जब बनाते हैं तो उसमें होता ये है कि कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म। तो आप ध्यान से देखिए इस वाक्य को, तो आपको वैसे पता चल गया होगा कर्ता कौन है, सब्जेक्ट ऋतु, यानी खाना पकाने का काम कौन करता है, ऋतु, यानी जो कार्य करता है यानी कार्य करने वाला होता है वही कर्ता होता है। ठीक है, पकाती है तो अभी बताया गया कि जिस क्रिया में ता है, ती है, जुटा है वही क्रिया होगा, यानी ये पकाती है, ये आपका हो गया क्रिया। और खाना जो इसके कर्म में है पकाना, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस प्रकार हिंदी में है। हमें बस लाना है कि कर्ता, क्रिया, फिर कर्म, इसी क्रम को हमें तैयार करना है। चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग बनाया जाए। तो कर्ता सबसे पहले लिखेंगे, कर्ता है आपका ऋतु, तो ऋतु आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, RW भी लिख सकते हैं और TU भी लिख सकते हैं। ऋतु चूँकि एक वचन है, एक ही ऋतु है ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो अगर एक है तो एक वचन है, और पकाती है, पकाना का होता है कुक, और एक वचन है इसलिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस। यस जोड़ने के लिए नियम बताया गया है कि यहाँ पे अगर डबल ओ हो लास्ट में, CH हो, SH हो, डबल X हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे यस के जगह पे ES जोड़ते हैं। ऋतु कुक और खाना पकाती है, खाना तो फूड हो गया। एक और वाक्य देखते हैं। लड़के कहानी सुनते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए लड़के, यानी ये एक से अधिक हो गया, यानी अब इसको पढ़ने या लिखने से क्या पता चला, एक से अधिक होने का। तो ये एक से अधिक है तो इनको लिखा जाएगा द बॉयज़। ठीक है, ये बहुवचन है। तो अब क्रिया जब लिखेंगे सुनते हैं, सुनना का क्या होता है, लिशन, LISTEN। द बॉयज़ लिशन, कहानी का क्या होता है,
यहाँ पे ए स्टोरी लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, कहानियाँ नहीं सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। तो द बॉयज लिसन अ स्टोरी। ये रहा एग्जाम्पल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर में होने वाले दिनचर्या में जो भी काम होता है उस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग सुबह में जल्दी उठते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, वह टहलता है। इस तरह की चीज़ें आपको सामने मिल जाएंगी। फिर एक आध और वाक्य देख सकते हैं इस पे। जैसे कहा जाए कि बच्चे हमेशा खिलौने तोड़ते हैं। बात सही है। चलिए इसको हमें अंग्रेजी में बनाना है। तो बच्चे चूंकि बहुवचन है तो इसका होगा चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन तोड़ते हैं। तोड़ना का क्या होता है? ब्रेक। BREAK, ब्रेक। चूंकि ये बहुवचन है इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा। द चिल्ड्रेन ब्रेक। और आप ऐसा करिए ना, यहाँ पे एक एडवर्ब आया हुआ है तो उसको पहले लिखिए। द चिल्ड्रेन ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमेशा आएगा वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। द चिल्ड्रेन ऑलवेज ब्रेक। और खिलौने तो टॉयज। फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया। ये बहुत ईजी है। आप इसको चाहे तो लिखना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है, इसको हटाते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया। अब इसके बाद से हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने या लिखने से ना होने का बोध हो, नहीं शब्द आता है। सिंपल चीज़ समझिए, नहीं आने का मतलब ये है कि जैसे कहा जाए नेगेटिव सेंटेंस के लिए थोड़ा फार्मूला आप देख लीजिए। जैसे उसके लिए देखे थे वो पहला था नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और दो नए लोग यहाँ पे आएंगे, डू या डज, संता बनता की तरह। और उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जैसे ही डू या डज आते हैं तो ये एक काम करके जाते हैं, ये कि जो इसके पहले वाले सेंटेंस में V1 में अर्थात एक वचन हो तो यस या यस लगाने की बात थी, वो ये लोग अपने साथ लेके आ जाते हैं। यानी अब इसमें यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब रही बात डू या डज, दो है तो किनके साथ डू लगाएंगे और कहाँ पे डज लगाएंगे? तो इसके लिए ये है कि जो भी कर्ता एक वचन में थे उनके साथ डज का प्रयोग करेंगे और जो बहुवचन में होंगे उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंगुलर नंबर होगा तो उसके लिए डज लगाइएगा, और प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर, तो उसके लिए डू प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। वह बाजार नहीं जाता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सब कुछ घर पे ही आता है, ठीक है। वह बाजार नहीं जाता है तो वह जो है एक वचन है और इसकी अंग्रेजी यहाँ पे ही लिखेंगे और ही एक वचन है इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डज। अच्छा ये बताइए कुछ छूटा हुआ है क्या इसमें? हाँ ध्यान दीजिए, कुछ छूटा है। क्या है? जो नहीं थे वो नहीं है यहाँ पे, यानी नहीं है तो नहीं को लाइए, नॉट, फिर उसके बाद से V1 और ऑब्जेक्ट। अब थोड़े से ये बड़े हो गए। चलिए तो ही, उसके बाद से सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज। और नहीं के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? नॉट। जाता है तो ये तो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही जाता है, आता है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। अब ये नहीं कि यहाँ पे हम एस आई एस लगा दें, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे एस आई एस लगाया जाता, तो ओ से समाप्त हुआ है तो एस का चांस नहीं है, ई एस लगता। चलिए तो ही डज नॉट गो और इसके बाद टू लगाइए और बाजार का लिखना है तो बाजार भी लिख सकते हैं और मार्केट भी लिख सकते हैं। ही डज नॉट गो टू मार्केट। एक आधा और एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। इस समय कोई भी बाजार नहीं जाता है कोरोना काल की वजह से। चलिए इसके बाद आप एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पे बहुवचन अगर करता हो जाए तो, जैसे वे लोग नदी में
नहीं तैरते हैं, नहीं तैरते हैं, तो वे लोग बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, दे। बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे, डू। और नहीं के लिए नॉट। तैरना का क्या होता है, स्विम। दे डू नॉट स्विम। और कहाँ तैरते हैं, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर, फुल स्टॉप। हो गया। अब जब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। वीडियो बिल्कुल आराम से देखिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आए उसको थोड़ा सा रोक लीजिए, फिर वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। सेंटेंस छोड़ दे रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, बस इंट्रोगेटिव लिख देना है। इंट्रोगेटिव लिख देंगे तो हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी पढ़िए, अपनी जुबान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए 3-4 अलग अलग तरह के वाक्य आते हैं। तो आपको मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कई ऐसे वाक्य होते हैं, कई ऐसे वाक्य हमको पढ़ने को मिलता है जो क्या से शुरू हो जाता है। तो क्या से शुरू होगा, तो उसके लिए हम लोग उसकी सहायक क्रिया, जिस टेंस को हम बना रहे हैं उस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे, डू या डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे होगा। फिर अगर यही शब्द कुछ प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह से जब आते हैं तो उनके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। क्या है कि इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ऐसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद से एक और आता है कि प्रश्नवाचक शब्द ही है कौन, जो कर्ता का भी काम करता है और प्रश्नवाचक शब्द का भी काम करता है। तो उसके लिए रूल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो कर्ता बन जाता है, यानी हु आएगा, हु मतलब क्या होता है, कौन, तो ये आएगा, तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म। और फिर ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये पहला फॉर्म आएगा वहाँ पे और डू या डज गायब हो रहा है तो यस या यस इसी में जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर एक लास्ट कंडीशन, जो इसमें आपको 3-4 तरह के अलग अलग शब्द मिलते हैं, जैसे हाउ मेनी, इसी के साथ आता है हाउ मच। ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं लेकिन इनको अलग से बनाया जाता है। फिर आता है व्हिच और हुज। इन सब को लिखने के तुरंत बाद नाउन को लिखा जाता है, नाउन। उसके बाद से डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला। जब क्या से शुरू हो उसके लिए अलग फार्मूला है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसके लिए अलग फार्मूला है, कौन आएगा तो उसके लिए अलग बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये पहले वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे इसके नीचे, ताकि इसके आगे फिर बढ़ा जाए। क्या से शुरू हो, क्या वह हमें कहानियाँ सुनाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखिए क्या से शुरू हुआ तो इस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी। अब ये बताइए इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज, तो उसको पहले लिखिए। तो वह एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज। उसके बाद से वह यानी ही, डज ही, सुनाना का होगा यहाँ पे टेल, और हमें तो अस, और कहानियाँ स्टोरीज, हो गया। डज ही टेल अस स्टोरी, बहुत सिंपल है, इसको लिखिए फटाफट। चलिए हो गया। अब इनको हटाते हैं। चलिए स्वच्छ निवारक के अंत महाराज जी हटाइए इनको। अब हम लोगों को अगले 2-3 एग्जाम्पल और देखने हैं, फिर आपका क्लास लगभग समाप्त होने की ओर है। इस टेंस को कम्प्लीटली समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आराम से और समझ के देखिएगा, बिल्कुल जहाँ नहीं समझ में आए तो रोक के देख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखते हैं। वह, चलिए वह को हटाइए। हम लोग स्कूल कब जाते हैं, जब खुला रहता है।
यानी जब पढ़ाई होती है। हम लोग स्कूल कब जाते हैं, तो यही है प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, इसकी अंग्रेजी होती है। इसको पहले लिखिए, फिर सहायक क्रिया हमको लिखना है, तो हम लोग जो है बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा, डू। हम लोग की अंग्रेजी यहाँ पे वी। जाना का क्या होता है, गो, और जैसे डू या डज आ जाता है तो केवल क्रिया लिखी जाती है, उसमें ऐसे यस नहीं लगाया जाता है। व्हेन डू वी गो स्कूल, तो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। इसके बाद से अगला एग्जाम्पल कि उसे खाना कौन देता है, तो कौन शब्द आ गया। अब इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हु, और ये ध्यान रहे कि ये कर्ता भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए इसमें डू या डज नहीं लगाया जाता। इसको ट्रीट अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह किया जाता है। हु, देना का क्या होता है, गिव, तो चूंकि ये सिंगुलर में है इसीलिए हम लोग गिव्स यूज करेंगे, हु गिव्स। उसे का हिम, हर भी मान सकते हैं, और खाना का क्या हो जाएगा, फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु गिव्स हिम फूड। फिर एक लास्ट एग्जांपल इस पे, वे लोग कौन सा गीत हमेशा गाते हैं। अब तो बहुत सारे गीत आ गए हैं जो लोग हमेशा गाते हैं, तो कौन सा, ये हो गया विच, और गीत जो है नाउन है, तो यानी ये दोनों एक साथ लिखा जाएगा इस तरह के वाक्यों में। कौन सा यानी इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विच, गीत का क्या हो गया सॉन्ग, विच सॉन्ग। अब वे लोग जो है बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डू। उसके बाद से वे लोग यानी दे, और हमेशा ये जब आएगा तो क्रिया से पहले लिखा जाता है ऑलवेज, और गाते हैं ये क्रिया है, हो जाएगा सिंग, और कुछ तो है नहीं इसमें, कंप्लीट हो गया। विच सॉन्ग डू दे ऑलवेज सिंग। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कितना आसानी से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को लगाया जा सकता है, बिल्कुल इजी तरीके से। आप कोई भी सेंटेंस लाइए, आराम से लिखिए, और फिर उसमें बस पहचान कीजिए कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है, उसको क्रम से लिखते जाइए। बाकी जो चीज़ें इसके अलावा अभी और चीज़ें इसमें आती हैं तो उसको आप एंड में लिख दीजिए या शुरू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संभवतः आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करना ना भूलिए, और इसकी चर्चा अपने दोस्तों में कीजिए कि आपको नई क्लास चाहिए या मिलती यहाँ पे मिल रही है, ताकि वो भी इस क्लास को ले सकें और उनको भी इसका क्लास में पढ़ने का आनंद मिले और वो भी अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं। तो इस तरह से आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।